हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय एकेडमी। मैं हूं सोनाली तिवारी और आज का ये वीडियो कोड ऑन वेजेस 2019 पर है। यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल वीडियो हमने बनाया है कोड ऑन वेजेस 2019 पे, जो कि एक लेटेस्ट लॉ है और इसके ऊपर बहुत से सवाल इस कोड में से बन सकते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे कोड को डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इसके अंदर, उन सभी को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं कोड ऑन वेजेस 2019। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो एक्ट है ये एनफोर्स हुआ है 8 अगस्त 2019 को। सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखनी है, 8 अगस्त 2019 को ये हमारा जो लॉ है कोड ऑन वेजेस 2019 पर ये लागू हुआ है। सो 8 अगस्त इज द डेट। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। चलिए, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये जो कोड बनाया गया है, सो दिस कोड ऑन वेजेस 2019, ये 4 एक्ट्स को सबस्यूम कर लिया है। सबस्यूम का यहाँ पे मतलब है कि 4 एक्ट जो है इसके अंदर मर्ज हो गए हैं और फिर ये एक कोड बनाया गया है। कौन से वो 4 एक्ट्स हैं जो इस कोड ऑन वेजेस 2019 का ये जो एक्ट है इसके अंदर सबस्यूम हुए हैं? सबसे पहला हमारे पास है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। दिस इज द फर्स्ट एक्ट जो इस कोड के अंदर सबस्यूम हुआ है। दूसरा हमारे पास है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तीसरा हमारे पास है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड फोर्थ इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। देखिए, ये चारों एक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। इस पर सवाल बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट आर दोस 4 एक्ट्स जो इस कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर जो सबस्यूम किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं। याद रखिएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस है और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इन चारों को मिला के एक कोड बना दिया गया है 2019। 8 अगस्त 2019 को ये एनफोर्स हुआ है, लागू हुआ है। अभी तक हमने 2 ऐसे टॉपिक्स देख लिए हैं, 2 ऐसी बातें डिस्कस कर ली हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को एंड लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सबसे पहले हमें इसका एक्सटेंट देखना है। एक्सटेंट मींस कि कहां कहां लागू होता है। दिस कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में ये लागू होता है। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट एडवाइजरी बोर्ड्स, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। देखिए, ये कोड बनाया गया, हमने देख लिया कि 4 एक्ट्स को सबस्यूम करके ये बनाया गया है। 4 एक्ट्स इसके अंदर मर्ज हुए हैं। सवाल ये है कि क्यों 4 एक्ट्स को रिपील करके, खत्म करके ये एक कोड क्यों बनाया गया है? देखिए, द पर्पस, द ऑब्जेक्ट behind this was to rationalize लेबर लॉज को रैशनलाइज करने के लिए और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए जो हमारी सरकार है, उन्होंने 2015 के अंदर ही ये प्लान प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था, जो 2019 में जाके उन्होंने लागू किया। लेबर लॉज को रैशनलाइज करने के लिए एंड ऑल्सो टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बहुत बार न्यूज में देखते हैं, ठीक है, और एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया है। दीज आर द 2 ऑब्जेक्टिव्स behind this code on wages 2019. The first one is to rationalize labor law and the second is to promote ease of doing business. चलिए, now that we have understood the objective behind this code, now let's understand the important terms. देखिए, सबसे पहला है एडवाइजरी बोर्ड्स। इस एक्ट के अंदर कुछ एडवाइजरी बोर्ड्स जो है बनाए गए हैं और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाएंगी। अब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग आए? सारे एम्प्लॉयज इन इक्वल नंबर एज एम्प्लॉयर्स। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उतने ही एम्प्लॉयज, independent persons and 5 representatives of the state government. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर ये सब लोग आएंगे। अब बात करते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स की। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स के अंदर भी एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट पर्संस, ये सब आएंगे। फर्दर
1/3 of total members on both the central and state boards will be women. So ये important बात है, यहाँ से सवाल बन सकता है. You have to remember this कि advisory boards में जो total members हैं उसमें से 1/3 जो है वो women होनी चाहिए. So this is a possible MCQ जो यहाँ से बन सकता है. नाउ इन बोर्ड्स का काम क्या है? देखिए ये बोर्ड्स बनाए गए हैं एडवाइस करने के लिए टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने के लिए. किस बात पे एडवाइस करने के लिए? कि मिनिमम वेजेस कितने फिक्स करने हैं, कैसे फिक्स करने हैं, कैसे औरतों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ाई जा सकती हैं. सो इन्हीं सभी मुद्दों पे, इनसे रिलेटेड और भी जो मुद्दे हैं, मैटर्स हैं, उन पर एडवाइस करने के लिए ये बोर्ड्स बनाए गए हैं. चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए ये पूरा जो कोड है ये 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. सो 9 चैप्टर्स हैं इस कोड के अंदर और टोटल सेक्शंस जो है इस कोड के अंदर वो हैं 69. तो आपको ये भी याद रखना है कि 9 चैप्टर्स हैं इस कोड के अंदर एंड टोटल सेक्शंस हैं 69. चलिए आगे देखिए. अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं. देखिए सेक्शन 2 जो है हर एक्ट का, उसके अंदर डेफिनेशंस गिवन है. तो देखिए मेन डेफिनेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हमें पूरे कोड को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. ठीक है, जो मेन प्रोविजन है जहां से पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वही जो टॉपिक्स है मैंने यहाँ पे वीडियो में इंक्लूड किए हैं. तो सबसे पहला समझते हैं. देखिए एम्प्लॉय कौन है. इस कोड के हिसाब से एम्प्लॉय का मतलब क्या है? सो एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस. अप्रेंटिस को छोड़कर कोई भी पर्सन. देखिए अप्रेंटिस कौन होता है? जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो अभी ट्रेनिंग है या ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनी है या इंटर्न है. ठीक है, सो इंटर्न और ट्रेनी ये अप्रेंटिस की कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, सो अप्रेंटिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नाउ सो और कौन है? any person employed on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical और क्लेरिकल वर्क. सो कोई भी पर्सन जो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. सो किसी भी कोई ऐसा पर्सन जो एक एस्टैब्लिशमेंट में वेजेस ले रहा है, वेजेस ड्रॉ कर रहा है वहां से, और किस तरीके का काम कर रहा है, चाहे वो काम स्किल्ड है जिसके लिए कोई स्किल चाहिए स्पेशल, या सेमी स्किल्ड वर्क हो सकता है, या किस ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, अनस्किल्ड वर्क भी कर रहा हो, या मैनुअल हो, ऑपरेशनल हो, मशीन की मदद से, सुपरवाइजरी काम कर रहा है, मैनेजरियल काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल वर्क या क्लेरिकल वर्क. सो ये सभी कैटेगरीज ऑफ वर्क अगर वो परफॉर्म कर रहा है और वो वेजेस ड्रॉ कर रहा है, सो ही इज कॉल्ड एन एम्प्लॉय. आगे देखिए. देखिए आगे कह रहा है कि जो टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, जब भी आप कोई एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, सो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखी जाती हैं. सो यहाँ पे कह रहा है कि जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं एम्प्लॉयमेंट की, वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, इम्प्लाइड भी हो सकती हैं. एंड एम्प्लॉय की कैटेगरी में एक और पर्सन आता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन declared to be an employee by the appropriate government but does not include any member of the armed forces of the union. देखिए ये लास्ट में कह रहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अगर किसी पर्सन को डिक्लेयर करके बोला है कि ये भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे, सो वो सारे लोग भी, ठीक है, चाहे वो इनमें से कोई भी काम जो है परफॉर्म कर रहा है. सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर डिक्लेयर करते हैं किसी पर्सन को कि ये भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे इस एक्ट के लिए, सो वो सभी भी एम्प्लॉय होंगे, माने जाएंगे. लेकिन एक ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे, अभी जो यहाँ पे मेंशन्ड है हमारे पे, वो है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. इन सब के जो लोग हैं ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आएंगे. आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे. अभी आपने ये याद रखना है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी कंट्री की, उनके जो मेंबर्स हैं वो कोड ऑन वेजेस एक्ट के, कोड ऑन वेजेस 2019 के लिए एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर कौन है. देखिए एम्प्लॉयर इज द पर्सन जो एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है, यानी एम्प्लॉय जिसके अंडर काम करता है वो एम्प्लॉयर है. ठीक है, जैसे हम बॉस भी कह देते हैं ना. कोड ऑन वेजेस के हिसाब से एम्प्लॉयर कौन है? देखिए डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है उसमें बोला है कि कोई भी पर्सन जो किसी एम्प्लॉयर एक ऐसा पर्सन है जो किसी और पर्सन को एम्प्लॉय करता है, नौकरी देता है, काम पे रखता है. और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की कोई डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कंपनी कोई भी है, वहां पे एम्प्लॉयर किसे माना जाएगा? उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो एम्प्लॉयर माना जाएगा.
लेकिन अगर लोकल अथॉरिटी के अंडर कोई डिपार्टमेंट है या कोई फैक्ट्री है या कोई एस्टैब्लिशमेंट है जो लोकल अथॉरिटी के अंडर है, लोकल अथॉरिटी मीन्स लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, सो वहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उस लोकल अथॉरिटी का, वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। नेक्स्ट, अब ये तो इसने बता दिया कि ये एम्प्लॉयर है। अब इसने साथ में डेफिनेशन में ये भी बोला है कि इसके अंदर और भी बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं, और भी बहुत लोग हैं जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी हैव टू सी कि वो कौन से और लोग हैं। तो सबसे पहला इसने बताया है कि जो ऑक्यूपायर होता है फैक्ट्री का। देखिए, अगर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का जो ऑक्यूपायर है उसे एम्प्लॉयर माना जाएगा, वो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इंक्लूड होगा, ठीक है, चाहे उस पर्सन को मैनेजर ही क्यों ना नाम दिया गया हो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन इंक्लूड होता है। सेकेंड पर्सन दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज द अल्टीमेट कंट्रोल। देखिए, उसने फैक्ट्री के केस में तो हमें बता दिया कि फैक्ट्री के केस में जो एम्प्लॉयर है वो कौन हो गया, जो ऑक्यूपायर है फैक्ट्री का। बट इन केस ऑफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री के अलावा कोई और एस्टैब्लिशमेंट अगर है, वहां पे एम्प्लॉयर कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है। अल्टीमेट कंट्रोल ओवर व्हाट, ओवर द अफेयर्स, ठीक है, तो उस एस्टैब्लिशमेंट को चलाने का पूरा कंट्रोल, उस एस्टैब्लिशमेंट के अफेयर्स का, डे टू डे मैटर्स का पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में है, उसे हम एम्प्लॉयर कहेंगे। और वो कौन हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है। सो ये दोनों भी जो है एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएंगे। इफ और एनी अदर पर्सन कैन बी, तो कोई और पर्सन इनके अलावा जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है उस एस्टैब्लिशमेंट का, सो उसको हम एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं वो है कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड लास्टली जो एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में आते हैं, देखिए, अगर जो एम्प्लॉयर है ही हैज डाइड, वो डिसीज्ड हो गया है, तो उस एम्प्लॉयर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में इस कोड के हिसाब से काउंट होंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, हमने ये वर्ड अभी डिस्कस किया है कि एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, हमने देखा कि फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आती है। और क्या मतलब है एस्टैब्लिशमेंट का? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे कोई इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर या ऑक्यूपेशन कैरी ऑन कर रहे हैं। और इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो प्राइवेट भी हो सकती है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई कोई इंडस्ट्री, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग या ऑक्यूपेशन, ये भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं ना। फैक्ट्री वर्ड भी देखिए हमारे सामने आया था। फैक्ट्री का मतलब क्या है इस कोड के हिसाब से? देखिए, इसने सिंपल एक बात बोली है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का, उसका सेक्शन 2 क्लॉज एम के अंदर जो फैक्ट्री का मीनिंग है वही मीनिंग यहाँ पे भी फैक्ट्री का होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कोई ऑफिस या डिपार्टमेंट किसी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट या ऑफिस, उसको हम गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे काउंट करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है ट्राइब्यूनल की। और देखिए, ट्राइब्यूनल को इसने वैसे तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। देखिए, जब भी किसी कोड के अंदर हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पे ट्राइब्यूनल को बोला गया है कि ट्राइब्यूनल का मीनिंग वही होगा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 क्लॉज आर के अंदर है। देखिए, क्योंकि इस एक्ट का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसके अंदर ट्राइब्यूनल ऑलरेडी डिफाइंड है, तो कोड ऑन वेजेस के भी जितने भी अपील्स हम देखेंगे वो भी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं उन्हीं के पास ये सारे मैटर्स जाएंगे। सो बेसिकली कोड ऑन वेजेस के लिए भी जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका सेम मीनिंग होगा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज आर में गिवन है, ठीक है। हमने ऐसे फैक्टर्स एक्ट में ही देखा था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में हर डेफिनेशन को फिर से डिफाइन किया जाए। अगर कोई टर्म पहले से किसी और एक्ट के अंदर डिफाइंड है तो हम वहां से रेफरेंस ले लेते हैं, हम वहीं से उसका मीनिंग जो है उठा लेते हैं। यहाँ पे इस कोड में भी यही किया गया है इन केस ऑफ फैक्ट्री एंड ट्राइब्यूनल। चलिए नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय वेजेस। तो ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें देखना है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है। देखिए, वेजेस का मतलब क्या है? देखिए, दो टर्म्स होती है हमारे सामने, वेजेस एंड सैलरी। तो सैलरी तो होती है जो हमें मंथली बेसिस पे मिलती है, ठीक है, पर मंथ जो हमें मिलती है, ठीक है। वेजेस होते हैं जो पर डे के हिसाब से हमें मिलते हैं, जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं हिंदी में। सो वेजेस मीन
ऑल रेम्यूनरेशन, तो किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन, चाहे वो सैलरीज के तौर पे है, चाहे वो अलाउंसेस के तौर पे आपको मिल रहा है या अदरवाइज, जिसको आप पैसे की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आपको वेजेस मिल रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट के तहत मिल रहे हैं, क्योंकि आप कहीं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं किसी के अंडर और वहां पे आप काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको वेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो जो आपने वर्क डन है, जो आपने काम किया है उस एम्प्लॉयमेंट के तहत, उसके रिटर्न में जो आपको रेम्यूनरेशन मिलती है, जो सैलरी मिल रही है, जो अलाउंस मिल रही है, और भी किसी फॉर्म में कुछ भी मिल रहा है, वो वेजेस, उसको हम वेजेस कहेंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, और क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए वेजेस में जो बेसिक पे आपकी होती है, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस। देखिए रिटेनिंग अलाउंस क्या होता है, देखिए बेसिक पे एंड डियरनेस अलाउंस ये आपने सुने हैं, जिसको इसको डीए भी कहते हैं, ठीक है। एंड यू नो दिस, बट व्हाट इज रिटेनिंग अलाउंस? देखिए रिटेनिंग अलाउंस एक एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को, जब फैक्ट्री जो है काम नहीं कर रही है, पर वो उस वर्कर को या उस एम्प्लॉय को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, वो उसे डिसमिस नहीं करना चाहता, फायर नहीं करना चाहता, ही वांट्स टू रिटेन हिम, कि जब काम दोबारा शुरू हो तो वो वर्कर जो है उसकी फैक्ट्री में काम करे। सो उसको वो स्पेशल अलाउंस पे करता है, उसको हम रिटेनिंग अलाउंस कहते हैं। तो उसको रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए जो अलाउंस पे करता है एम्प्लॉयर, दैट इज नोन एज रिटेनिंग अलाउंस एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। चलिए अब देखते हैं कि क्या नहीं इंक्लूड होगा वेजेस के अंदर। सो देखिए अगर कोई बोनस पे किया जाता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो किसी भी लॉ के तहत जो बोनस पे किया जाता है विच इज अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन, ये जो रेम्यूनरेशन हमने ऊपर पढ़ी है उससे अलग कोई बोनस अगर दिया जाता है तो वो वेजेस के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो चीज काउंट नहीं होगी, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, तो रहने के लिए अगर कुछ घर दिया है आपके एम्प्लॉयर ने, ठीक है, तो उसकी वैल्यू वेजेस के अंदर काउंट नहीं होगी, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, मेडिकल अटेंडेंस या और कोई भी फैसिलिटी और कोई भी अमेनिटी, ठीक है, जो स्पेशली आपके वेजेस को कैलकुलेट करने में एक्सक्लूड की गई है, यानी जब आपके वेजेस कैलकुलेट किए गए हैं तो ये सारी चीजें जो है उसमें इंक्लूड नहीं की गई, सो ये सारी चीजें वेजेस के अंदर नहीं आएंगी। और क्या नहीं आएगा वेजेस के अंदर, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे हम, जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने पे किया है। देखिए आपका, देखिए एम्प्लॉय का जो पेंशन फंड होता है और जो उसका पीएफ होता है, उसमें इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर भी पे करता है। तो एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट आपके पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड में पे किया है वो आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। एंड इस पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी अगर जो है इंटरेस्ट भी लग रहा है तो वो भी वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज कन्वेयंस अलाउंस। कन्वेयंस इज जो ट्रैवलिंग अलाउंस एक तरह से जो आपको आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है आने जाने के लिए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। एंड एनी सम पे टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू defray special expenses entailed on him by the nature of his employment। तो देखिए कोई भी अगर स्पेशल खर्चा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर किया है, किस कारण, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है, वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट में है कि उस पर स्पेशल खर्चा कोई करना पड़ता है, तो अगर कोई ट्रेनिंग उसको स्पेशल प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, ये जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, दीज आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। लास्टली हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं कहीं बाहर जाके और आप रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है आपको हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। Next, remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of a court or tribunal। देखिए अगर किसी अवार्ड के तहत, अवार्ड क्या होता है, अवार्ड का मतलब यहाँ पे है डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल। देखिए हम यहाँ पे कोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट्स जो है कोड ऑन वेजेस के अंदर जितने भी डिस्प्यूट होंगे, जो मैटर्स होंगे, वहां ये कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं जो कोर्ट्स की तरह ही होते हैं। तो ट्राइब्यूनल के पास जब मैटर जाता है तो ट्राइब्यूनल अपना जो डिसीजन देता है उसे अवार्ड कहते हैं, ठीक है, या अगर सेटलमेंट हो जाती है पार्टीज के बीच किसी तरह की, ठीक है, तो इस सेटलमेंट और अवार्ड के तहत जो पैसा दिया गया है रेम्यूनरेशन के तौर पे, ये वेजेस में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस, अगर ओवर टाइम किया है एम्प्लॉय ने या वर्कर ने और उसका जो से पैसा मिला है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। कोई कमीशन अगर पे की है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने, वो भी वेजेस के अंदर नहीं काउंट होगी। ग्रेचुटी का जो अमाउंट, देखिए ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट होता है, ठीक है, इट इज अ लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉय को
खत्म होने पर, क्या खत्म होने पर, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने पर। तो जब उसकी रिटायरमेंट होती है, ठीक है, जब उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है बेसिकली, तब उसको एक लंप सम अमाउंट पे करता है एम्प्लॉयर, जिसको हम ग्रेच्युटी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस। लास्टली, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। देखिए, रिट्रेंचमेंट कब करता है एम्प्लॉयर? रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब आप अपने एम्प्लॉय को या वर्कर को जॉब से निकाल रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, कि काम नहीं है या महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है, और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतने सारे लेबर को, तो वो कुछ को रिट्रेंच कर देता है, ठीक है। तो रिट्रेंच करते वक्त जो एम्प्लॉयर है, अगर वो कोई कॉम्पनसेशन देता है, ठीक है, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट देता है, तो ये सारी चीजें भी वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। देखिए, इसमें से सवाल बन सकता है, हो सकता है वो आपको 4 ऑप्शंस दे दे और वो आपसे पूछ ले कि इसमें से क्या, कौन सी आइटम जो है वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी आइटम जो है वो वेजेस के अंदर इंक्लूड होगी। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स कि रिट्रेचमेंट कॉम्पनसेशन, ग्रेच्युटी, कमीशन, अवार्ड और सेटलमेंट, या फिर कोई कन्वेयंस अलाउंस, पीएफ में जो पैसा डालता है एम्प्लॉयर, हाउस अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, ये सारी चीजें वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने देखनी है यहाँ पे वो है वर्कर की, ठीक है। हमने एम्प्लॉय देख लिया कौन है, ठीक है। अब देखते हैं वर्कर कौन है। दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। सो वर्कर की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वर्कर मीन एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस, ठीक है। तो देखिए, अभी तक तो हमने देखा है कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन में भी यही लिखा था कि अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सो वर्कर मीन्स एनी पर्सन, ठीक है, अप्रेंटिस को छोड़ के, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी या कोई इंटर्नशिप अगर करे, इंटर्न अगर है, तो उसको छोड़ के कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, और किस तरीके का काम, चाहे वो मैनुअल काम है, ठीक है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड वर्क है, या टेक्निकल वर्क है, या ऑपरेशनल वर्क है, क्लेरिकल वर्क है, सुपरवाइजरी वर्क है, ठीक है। और ये जो काम है वो कर रहा है फॉर हायर और फॉर रिवॉर्ड, ठीक है। इस काम, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया है, ठीक है, उसके बदले उसको कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, ठीक है। एंड ये जो टर्म्स हैं, जिस शर्तों पर वो काम कर रहा है, ये शर्तें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती हैं, ठीक है। अभी तक देखिए बिल्कुल वही चल रही है डेफिनेशन जो हमने एम्प्लॉय के केस में देखी थी, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क यहाँ है कि क्या चीजें, कौन से वो पर्सन है वो जो इंक्लूड हो रहे हैं वर्कर की डेफिनेशन में और कौन से नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से इंक्लूड हो रहे हैं। सो ये सारे लोग तो वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे ही, वर्कर के तौर पे इंक्लूड होंगे ही। और कौन है जो स्पेशली कोड ने बोलकर बताया है, वो है वर्किंग जर्नलिस्ट। वर्किंग जर्नलिस्ट जो इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एफ में डिफाइन है। वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट 1955, इस एक्ट के अंदर जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, ये कोड ऑन वेजेस के लिए वर्कर के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज, तो ये स्पेशली एक्ट ने बोला है कि ये लोग भी वर्कर के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या नहीं इंक्लूड होगा। सो कौन से वो लोग हैं जो वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। सबसे पहला देखिए, हमने वहां एम्प्लॉय की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा था कि आर्म्ड फोर्सेस जो है इंडिया की, 3 हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। सो जो लोग, जो मेंबर्स आर्मी के, एयरफोर्स के और नेवी के हैं, वो वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, पुलिस सर्विस जो कर रहे हैं, ठीक है, जो पुलिस के हमारे मेंबर्स हैं, वो वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे इस कोड के लिए। एंड कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय जो प्रिजन में काम कर रहा है, ठीक है, सो जेलर जो है, तो जेल में काम करने वाला जो स्टाफ है वो भी वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। या फिर कोई भी पर्सन जो मैनेजरियल लेवल का काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। एंड लास्टली, कोई अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर का अगर कोई काम कर रहा है, सुपरविजन का अगर कोई काम कर रहा है और 15,000 से ज्यादा की सैलरी वो ड्रॉ कर रहा है, सॉरी 15,000 से ज्यादा की वेजेस अगर वो ड्रॉ कर रहा है, तो वो भी वर्कर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। देखिए, दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर की, वर्कर की, क्योंकि यहां से पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है। वो ऑप्शंस आपको दे देगा और पूछ सकता है कि इनमें से क्या वर्कर में इंक्लूड हो। वो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या आर्मी के जो लोग हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं या मेंबर्स हैं, क्या वो वर्कर हैं इस कोड के हिसाब से, क्या, या फिर क्या वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही केस में हमारा जवाब है no, these are not included under the category of workers or employees for the purposes of this code. Next देखिए, अब बात करते हैं कवरेज की।
देखिए हमने देखा कि एक्सटेंट जब हमने देखा तो हमने बोला कि पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया में ये अप्लाई होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कवरेज की कि कितने कौन से सेक्टर्स को ये कवर कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ये दो सेक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पे लेबर लॉज जो है, लेबर रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, वर्किंग आवर्स हैं वो डिफाइंड होते हैं, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी बेटर होती है। ठीक है, एंड जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क वो भी बेहतर होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले। सो ये जो कोड है ये दोनों सेक्टर्स में अप्लाई होगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले। सो दोनों ही केसेस में, दोनों ही सेक्टर्स में ये जो कोड ऑन वेजेस है अप्लाई होगा। And the central government will make wage-related decisions for employment such as railways, mines, oil fields, among others. So ये एक बहुत ही important point है जिसमें से सवाल बन सकता है कि रेलवेज के केस में, रेलवेज के जितने मेंबर्स हैं, रेलवेज के जितने एम्प्लॉयज हैं, माइंस में काम करने वाले जो लोग हैं, ऑयल फील्ड्स में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब केसेस में जो वेजेस से रिलेटेड डिसीजन है कि इन सारे फील्ड्स में, इन सारे सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को कितने वेजेस मिलने हैं, किस तरीके से फिक्स करने हैं, क्या प्रोटेक्शन मिलनी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और बाकी सभी एम्प्लॉयमेंट्स के केस में इनको छोड़ के जो कवर नहीं किए गए हैं, स्पेशली बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेज रिलेटेड डिसीजंस लेगी। चलिए अब बात करते हैं कि मिनिमम वेज की। मिनिमम वेज फिक्स कैसे किया जाएगा? देखिए कोड जो है वो प्रोहिबिट कर रहा है, रोक लगा रहा है सभी एम्प्लॉयर्स पे कि उन्हें मिनिमम वेजेस से कम पे नहीं करना है। देखिए हमने पढ़ा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इस कोड के अंदर मर्ज कर दिया, सबस्यूम कर दिया, तो इसीलिए ये स्पेशली यहाँ पे बोला गया है कि ये कोड जो है रोक लगा रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है कि किसी भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को मिनिमम वेजेस से कम पे नहीं करना है। और मिनिमम वेजेस क्या होंगे, कितने होंगे, ये नोटिफाई करेगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो इन केसेस में रेलवेज, माइंस, ऑयल फील्ड्स और जो अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इन केसेस में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी और बाकी सभी केसेस में स्टेट गवर्नमेंट बताएंगी कि मिनिमम वेजेस कितने होंगे। साथ ही साथ ये कह रहा है कि मिनिमम वेजेस किस पर बेस्ड हो सकते हैं, किस पर आधारित हो सकते हैं, टाइम के बेसिस पर भी हो सकते हैं या नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस, कि इस वर्कर ने इतने या तो इतना टाइम देख लेंगे कि इतने टाइम में इतना प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से भी उसके वेजेस हो सकते हैं, कितने घंटे उसने काम किया है, या फिर ये देख सकते हैं कि कितने पीसेस उसने प्रोड्यूस किए, कितने आर्टिकल्स उसने एक दिन में प्रोड्यूस किए हैं, उसके हिसाब से भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए जा सकते हैं ना। आगे कह रहा है कि मिनिमम वेजेस जो है वो रिवाइज कर सकती है सरकार, रिव्यू कर सकती है कि बढ़ाने हैं, कम करने हैं। ठीक है, सो ये सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वेजेस को रिवाइज या रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन 5 इंटरवल बता रहे हैं कि वो 5 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, सो 5 ईयर्स का टाइम है और इसके बाद ही जो है मिनिमम वेजेस रिवाइज या रिव्यू किए जा सकते हैं ना। While fixing minimum wages, central or state governments may take into account factors such as skill of the workers and difficulty of work. ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करते वक्त क्या चीजें ध्यान में रखेगी कि इस काम को करने में वर्कर का स्किल कितना लगा है, कितना स्किल्ड काम है। ठीक है, ये ध्यान में रखेगी। साथ ही साथ वो ये देखेंगे कि काम कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, सो डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड इस काम को करने के लिए किस लेवल का स्किल चाहिए, स्किल कैसा चाहिए वर्कर का, ये सब चीजें, ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखेगी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करते वक्त। नेक्स्ट देखिए आगे सेक्शन 9 है जो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है फ्लोर वेज को फिक्स करने की। देखिए इसमें हमारे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि फ्लोर वेज को फिक्स कौन करेगा, फ्लोर वेज कौन डिसाइड करेगा कितना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। ठीक है, और फ्लोर वेज फिक्स करते वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चीजें ध्यान में रखेगी कि उस वर्कर का मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड कितना है। ठीक है, सो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हर जगह का अलग होता है, तो हर जगह के अलग फ्लोर वेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो है हर जगह, देखिए जैसे दिल्ली जो है इट इज कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव अ सिटी देन फॉर एग्जाम्पल से कुरुक्षेत्र। ठीक है, सो दिल्ली महंगाई ज्यादा है तो वहां का जो मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ज्यादा है, तो वहां का फ्लोर वेज भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। ठीक है, सो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट फ्लोर वेज होता है। दिस इज नॉट लाइक कांस्टेंट थ्रू आउट इंडिया।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 शैल नॉट बी लेस देन फ्लोर वेज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कह रहा है और यहाँ से पॉसिबल एमसीक्यू बन सकता है। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 6 के अंदर मिनिमम वेज हमने फिक्स किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज फिक्स किया था, वो मिनिमम वेज फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। सो ये आपको याद रखना है कि मिनिमम वेज फ्लोर वेज से कम नहीं होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्लोर वेज क्या है। देखिए फ्लोर वेज को वेज फ्लोर या पे फ्लोर भी कह देते हैं। ये वो मिनिमम वेज है, वो मिनिमम लेवल ऑफ वेज है जो लॉ के तहत एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये एक बेंचमार्क के तौर पे काम करता है। ये एक बेंचमार्क के तौर पे काम कैसे करता है कि मिनिमम वेजेस जो देने हैं, मिनिमम वेजेस जो फिक्स करने हैं, वो फ्लोर वेज से कम नहीं होना चाहिए। सो ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक लोअर लिमिट सेट कर दिए कि इससे कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता मिनिमम वेज। तो ये एक लोएस्ट वेज है जो लॉ ने परमिट किया है कि किसी इंडस्ट्री में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो लोएस्ट लिमिट सेट की जाती है मिनिमम वेज की, उसको फ्लोर वेज कहते हैं, ठीक है। और ये फ्लोर वेज जो है इसलिए फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए फिक्स किया जाता है ताकि लेबरर का या एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कि काम तो उनसे पूरा लिया जाए और उनको मिनिमम जो मिलना चाहिए वो वेज के तौर पे ना मिले। सो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जो लॉ है ये फ्लोर वेज फिक्स करता है। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि फ्लोर वेज जो है वो लोएस्ट लेवल है, इससे नीचे मिनिमम वेज नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है ओवर टाइम के बारे में। देखिए ये कह रहा है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स, कि कितने घंटे वो फिक्स कर सकते हैं, कि कितने घंटे एक एम्प्लॉय या वर्कर जो है ओवर टाइम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी फिक्स कर सकते हैं कि एक नॉर्मल वर्किंग डे कितने का होगा। सपोज वो फिक्स कर दे कि 8 आवर्स का नॉर्मल वर्किंग डे होगा, ठीक है। सो अगर कोई 8 आवर्स ये नॉर्मल वर्किंग डे है, इससे ज्यादा अगर वो काम करता है, सपोज वो 10 घंटे काम करता है, तो उसने 2 आवर्स का जो ओवर टाइम किया है इसका उसे ओवर टाइम वेज मिलेगा, ठीक है। सो ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए विच मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। सो ओवर टाइम वेज का रेट कितना होगा, जो नॉर्मल रेट है वेजेस का उसका दुगना, ठीक है। ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस जो है वो ओवर टाइम वेज वर्कर को या एम्प्लॉय को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में, कि ये वेजेस की पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। देखिए वेजेस जो है वो कॉइन्स में पे किए जा सकते हैं, करेंसी नोट्स में पे किए जा सकते हैं, चेक के तौर पे भी पे किए जा सकते हैं, या सीधा उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट हो सकती है। सो ये सारे जो मोड्स ऑफ पेमेंट है ये हमारे कोड के अंदर मेंशन्ड है, यू हैव टू रिमेंबर देम। एंड वेज पीरियड विल बी फिक्स्ड बाय द एम्प्लॉयर एज ईदर डेली, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। तो देखिए वेज पीरियड क्या होगा, वेज पीरियड डेली भी हो सकता है, ठीक है, वो डेली का पैसा उसको दे सकता है, ठीक है, या पर वीक, या फोर्टनाइटली हर 14 दिन का, या फिर मंथली। सो ये वेज पीरियड भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक्ट के अंदर 4 टाइप्स ऑफ वेज पीरियड मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिडक्शंस की। अंडर द कोड एन एम्प्लॉयज वेजेस मे बी डिडक्टेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग, देखिए डिडक्शन मतलब कि उसका वेज जो है या उसका जो पैसा जो उसको मिलना है वो कब काटा जा सकता है, एम्प्लॉयर कब जो है उसका वेज डिडक्ट कर सकता है या उसके पैसे काट सकता है। सो कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कोड के अंदर कि इन ग्राउंड्स पे वर्कर का या एम्प्लॉय का जो वेज है वो डिडक्ट किया जा सकता है, उसमें से कुछ पैसा काट सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फाइन उसने पे करना है, ठीक है, अगर वो एब्सेंट था ड्यूटी से, शो नहीं, ही डिड नॉट शो ऑन द जॉब, ठीक है, तो तब उसके हम वेज में से कुछ पैसा काट सकते हैं, एम्प्लॉयर काट सकता है, ठीक है। अगर वो उसे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है, रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस घर का जो रेंट है वो उसके वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू द एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई एडवांस या लोन दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर कोई एडवांस या लोन दिया है तो उस लोन का ब्याज या उसकी जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो उसके वेजेस में से डिडक्ट कर सकता है। दीज डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ एम्प्लॉयज टोटल वेज। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जितनी भी डिडक्शंस हैं वो उसके टोटल वेज का 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसे हर दिन का, ठीक है, अगर उसे हर दिन का वर्कर को सपोज 500 रुपीज ही इज अर्निंग पर डे, ठीक है, तो 250 रुपए से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो बाकी का 250 रुपए है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा वेजेस के तौर पे।
चलिए आगे देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस। देखिए हमने बोनस की बात करी थी और हमने बोनस पढ़ा था कि वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। सो ऑल एम्प्लॉइज हुज वेजेस डू नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक मंथली अमाउंट notified by the central or state government will be entitled to an annual bonus। देखिए कह रहे हैं कि वो सारे एम्प्लॉइज जिनका जो वेज का अमाउंट है, ठीक है, वो स्पेसिफिक अमाउंट है, ठीक है, और मंथली उनको मिल रहा है और उतने से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर रहा है, कि हर मंथ जो है फिक्स अमाउंट है वो उतने से एक्सीड नहीं कर रहा है, और ये जो अमाउंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एम्प्लॉयज को, ऐसे वर्कर्स को एनुअल बोनस मिलेगा। और कितना बोनस होगा? देखिए बोनस का जो मिनिमम अमाउंट है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 8.33% ऑफ हिज वेजेस। तो जितने भी वेजेस हैं उसका 8.33% उसको बोनस के तौर पे मिलेगा, या फिर 100 रुपए, विच एवर इज हायर, ठीक है। सो आई थिंक ये जो फर्स्ट पॉइंट है 8.33% ऑफ वेजेस, यही हायर निकलेगा हर केस में, ठीक है। सो इन दिस केस, सो इन एवरी केस वी कैन से कि बोनस जो है 8.33% ऑफ वेजेस, ठीक है, या फिर 100 रुपए, विच एवर इज हायर, ये उसको मिनिमम बोनस मिलेगा ही मिलेगा, एनुअल बोनस, ठीक है। आगे देखिए इसके अलावा ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर जो है, जो भी वो प्रॉफिट्स कमाता है, जो ग्रोस प्रॉफिट्स वो कमा रहा है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने एम्प्लॉयज को देगा, और ये दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द एनुअल वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट्स जो अपने एम्प्लॉयज को देगा, ये किस हिसाब से देगा? साल में वो जितने वेजेस कमा रहे हैं उसके हिसाब से वो ग्रॉस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा अपने एम्प्लॉयज को देगा। देखिए मैक्सिमम लिमिट भी यहाँ पे फिक्स की गई है बोनस की, कि मैक्सिमम कितना बोनस हो सकता है। साल का जो मैक्सिमम बोनस है वो 20% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ एनुअल वेजेस, कि वो साल में जितने भी वेजेस कमा रहा है, ठीक है, उसका 20% से ज्यादा बोनस एक्सीड नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस की, ठीक है, कि बोनस का ये जो अमाउंट है कब तक पे करना है एम्प्लॉयर को। देखिए कोड के हिसाब से, कोड ऑन वेजेस के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी अमाउंट एम्प्लॉय को बोनस के तौर पे किया जाएगा वो उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है एम्प्लॉयर ने, ठीक है। कितने टाइम के अंदर अंदर? 8 महीने के अंदर अंदर, 8 मंथ्स का टाइम पीरियड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। देखिए ये जो टाइम पीरियड्स हम पढ़ रहे हैं, जो रेट हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस यहां से बनकर आ सकते हैं। सो 8 मंथ्स का टाइम पीरियड उसने बताया। 8 महीने कब से कैलकुलेट होंगे? जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने वाले हैं। देखिए इस कोड के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, ठीक है, और एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो 31 मार्च से पहले जो 8 महीने हैं, ठीक है, सो 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी 31 मार्च से पहले जो 8 महीने, इस पीरियड के अंदर अंदर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ये बोनस का अमाउंट देना है। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये 8 महीने का पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, अगर एम्प्लॉयर शो कर दे कि मेरे पास ये पैसा जमा ना करवाने का एक सफिशिएंट कॉज है, सफिशिएंट कारण है, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कि कितना टाइम जो है ये पीरियड 8 महीने का एक्सटेंड कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, एज द केस मे बी। तो 8 महीने का जो टाइम है मैक्सिमम 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। अब हम बात करेंगे ऑफेंसेस के बारे में। देखिए इस कोड के अंदर कुछ ऑफेंसेस भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है, और पेनल्टीज भी बताई गई हैं उन ऑफेंसेस की। सो ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो कोड के अंदर जो पेनल्टी बताई गई है ऑफेंस कमिट करने पर, ठीक है, एम्प्लॉयर अगर ऑफेंस कमिट करता है तो क्या पेनल्टीज है। जैसे ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे? अगर वो जितना वेजेस ड्यू है वर्कर के या एम्प्लॉय के उससे कम अगर उसे पे करा है, ठीक है, सो मिनिमम वेजेस से कम अगर वो पे करता है, ठीक है, तो दिस इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और इसके लिए पेनल्टी है। या फिर इस कोड के अंदर जितने भी प्रोविजंस मेंशन्ड है, जितने भी सेक्शन मेंशन्ड है, अगर उसको वो कॉन्ट्रावीन करता है, उनका उल्लंघन अगर करता है एम्प्लॉयर, तब ये ऑफेंस माना जाएगा और पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। तो पेनल्टी किस पर डिपेंड करेगी? पेनल्टी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ ऑफेंस के ऊपर, कि किस तरीके का ऑफेंस उसने किया है। मोर सीरियस मोर द पेनल्टी, लेस सीरियस लेस विल बी द पेनल्टी। और मैक्सिमम पेनल्टी जो इस कोड के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है वो है 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपीस का फाइन,
तो ये मैक्सिमम पेनल्टी जो इस कोड के अंदर है वो इतनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए हमने देखा कि एम्प्लॉयर जो है अगर वो ऑफेंसेस करता है तो उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, पर एक केस ऐसा भी है जहां पे कोड एग्जेम्प्ट कर रहा है एम्प्लॉयर को कि इस केस में उसको लाइबिलिटी से छूट दे दी जाएगी। कब? अगर वो ये प्रूव कर दे, क्या प्रूव कर दे कि ये जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, या उसने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की थी, उसने पूरी कोशिश की थी, अपने पूरे एफर्ट्स लगाए थे, ठीक है, टू एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड, कि इस कोड के जो भी प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं उनको पूरा करने के लिए उसने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की थी, सभी एफर्ट्स किए थे, और उसके बावजूद भी जो कुछ हुआ है उसमें उसकी नेग्लिजेंस नहीं है, अगर वो ये प्रूव कर दे टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, तब उसको लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उसको छूट दे दी जाएगी। साथ ही साथ अगर वो ये भी प्रूव करे कि जब ये ऑफेंस हुआ तो जो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, उन्होंने मेरी परमिशन के बिना, ठीक है, या मेरी नॉलेज में ऐसा कोई भी बात वो नहीं लेकर आए, ठीक है, सो अगर वो ये प्रूव कर दे कि ये जो ऑफेंस हुआ है मेरी नॉलेज के बिना हुआ है, ठीक है, मेरी कंसेंट के बिना हुआ है, या मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई कनाइवेंस नहीं है, अगर वो ये प्रूव कर दे तो उसको लायबिलिटी से छूट दे दी जाएगी, देन ही विल नॉट बी पीनलाइज्ड। तो ये तो बात थी ऑफेंसेस बाय पर्संस के बारे में, ठीक है, तो अगर कोई पर्सन या इंडिविजुअल ऑफेंस करता है, ये ऑफेंस अगर कोई कंपनी करती है, कौन सी ऑफेंस, अगर वो ड्यू वेजेस से कम पे करती है, मिनिमम वेज से कम पे कर रही है, या इस कोड के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन कर रही है, वायलेट कर रही है कंपनी, तो जो लोग उस वक्त कंपनी के बिजनेस को चला रहे थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे कंपनी के बिजनेस को चलाने के लिए, जब वो ऑफेंस हुआ वो सभी लोग गिल्टी माने जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो लोग जो उस वक्त कंपनी के बिजनेस को चला रहे थे जब ये ऑफेंस हुआ, वो प्रूव कर दें कि ये जो ऑफेंस है हमारी नॉलेज के बिना हुआ, या हमने ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म की थी, हर वो संभव कोशिश की थी कि ये ऑफेंस ना हो, अगर वो ऐसा प्रूव कर दें, देन दे विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अदरवाइज ऑल दोज पर्सन्स हु वर रनिंग द कंपनी, हु वर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जब ऑफेंस हुआ वो सभी लोग गिल्टी होंगे एंड दे विल बी हेल्ड लायबल। अब बात करते हैं अपील्स की। देखिए, अगर इस कोड के अंदर आपने कोई ऑफेंस किया है और आपको पीनलाइज किया गया है, पेनल्टी लगाई गई है, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट, तो जो भी अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर है, देखिए हमने पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल्स के पास जो है केसेस जाते हैं इस कोड से रिलेटेड। सो इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, अगर आप ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं, दुखी हैं, सो आप एक अपील प्रेफर कर सकते हैं, किसको? एपेलेट अथॉरिटी को, ठीक है, जो अपील वाली अथॉरिटी है, जिसको ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, उसके पास आप एक अपील फाइल कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर ये अपील आपने फाइल करनी है? 90 डेज का पीरियड कोड के अंदर लिखा हुआ है कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको ये अपील फाइल करनी है। 90 डेज कब से? जिस दिन वो ऑर्डर आया है जिससे आप खुश नहीं है। सो ऑर्डर अगर जो आया है वो आपके फेवर में नहीं है, आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो 90 दिन का टाइम आपको दिया है कि जो एपेलेट अथॉरिटी है, अपील फाइल करने वाली जो अथॉरिटी है, उसके पास जाकर आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं 90 दिन के अंदर अंदर। प्रोवाइडेड द एपेलेट अथॉरिटी मे एंटरटेन अपील आफ्टर 90 डेज। देखिए एक और यहाँ पे प्रोविजन डाला गया है कोड के अंदर कि 90 दिन के बाद भी अगर एपेलेट अथॉरिटी चाहे तो आपकी ये अपील सुन सकती है, अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर एपेलेट अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि आपने ये जो देरी की है, 90 दिन से ज्यादा का जो टाइम लिया है, ऐसा करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट कारण था, सफिशिएंट कॉज था, जिसके कारण ये डिले हुआ है, ठीक है, तो आपको 90 दिन से ज्यादा का भी ये टाइम दिया जा सकता है, और 90 दिन के बाद भी जो आपकी अपील है वो एंटरटेन की जा सकती है। आगे ये बता रहा है कि एपेलेट अथॉरिटी को कितने टाइम के अंदर अंदर ये जो अपील फाइल की है, कितने टाइम के अंदर अंदर इसकी सुनवाई खत्म करनी है। देखिए एपेलेट अथॉरिटी दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपील को डिस्पोज करेगी, और उसने एपेलेट अथॉरिटी ने हर संभव कोशिश करनी है कि ये अपील जो है 3 मंथ्स के पीरियड के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये अपील जो है डिस्पोज ऑफ हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस की। देखिए हम इस कोड के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो मेन प्रोविजंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम कि एक एम्प्लॉय जो है, देखिए अभी हम पढ़कर आए हैं कि एम्प्लॉय को जो है वो बोनस मिलेगा, ठीक है, कितना? 8.33% ऑफ द वेज
और ₹100 विच एवर इज हायर। और हमने ये भी देखा कि 8 मंथ्स का पीरियड जो है एम्प्लॉयर को प्रोवाइड किया गया है कोड के तहत कि 8 महीने के अंदर अंदर उसने जो ये बोनस है वो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कराना है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी कोड के अंदर लिखी हुई हैं जहां पर ये जो बोनस है एम्प्लॉय को नहीं दिया जाएगा, कब वो डिस्क्वालिफाइड होगा, कब वो बोनस नहीं ले सकता। सो दीज आर द केसेस। सबसे पहला है फ्रॉड, अगर उसने किया है कोई, या फिर राइट्स में उसने कोई राइचस बिहेवियर किया है, कोई वायलेंट बिहेवियर अगर किया है, कहां पर, उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, ठीक है, ऑन द प्रेमिसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अगर उसने कुछ भी राइट्स जैसी कोई काम किया है या वायलेंट बिहेवियर किया है, तब वो बोनस से डिस्क्वालीफाइड उसको किया जा सकता है। अगर उसने थेफ्ट किया है, प्रॉपर्टी मिसअप्रोप्रिएट की है, या जानबूझकर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मशीन हो सकती है, या किसी भी चीज को सैबोटाज किया है। सैबोटाज होता है जानबूझ के डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को। तो अगर उसने ऐसा किया है तो ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बोनस। एंड लास्टली, if that employee has been convicted for sexual harassment, so ये अगर केस है, even then he will be disqualified for bonus, he will not be entitled to bonus. लास्टली देखिए, जो हमें डिस्कस करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, जो ये कोड ऑन वेजेस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है, ठीक है। देखिए, हमने पढ़ा था ना कि इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी इसके अंदर सबस्यूम हुआ है, ठीक है। सो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट स्ट्राइक्स एट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस कोड स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है? इन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ वेजेस। तो इन मैटर्स रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ वेजेस या रिक्रूटमेंट के टाइम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज फॉर द सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। सो वेजेस की पेमेंट में और रिक्रूटमेंट में बिल्कुल भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये एक्ट अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट, आगे ये देखिए, वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है। सो इस टर्म का मीनिंग क्या है? सो वर्क ऑफ सिमिलर नेचर भी कोड में डिफाइन किया है एज वर्क फॉर विच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम। सो कोई भी ऐसा काम जिसके लिए जो स्किल चाहिए, एफर्ट जो लगना है, जितना एक्सपीरियंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चाहिए वो सेम है, उसको वर्क ऑफ सिमिलर नेचर कहेंगे। सो देखिए, हमने इस कोड के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, जहां जहां से भी एमसीक्यू बन सकता था, मैंने पूरी कोशिश की है उन सभी पॉइंट्स को कवर करने की, ठीक है। देखिए, 69 सेक्शंस है, बहुत बड़ा एक्ट है। सो मैंने आपके लिए जो मेन पार्ट है, जो ब्रीफ में पूरा ये एक्ट जो है इस वीडियो के अंदर आपको परोस के दिया है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।